Hello dear students, I am Dr. Abdul Wajid, Assistant Professor, Department Chemistry, Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. We know that chemistry is one of the central subject for the preparation of NEET, JEE Mains, Advance, MHT CET, as well as in several other branches. Chemistry is one of the common and important subject. तो ये सब्जेक्ट जो है अपना केमिस्ट्री, इट रिक्वायर मोर प्रैक्टिस. इसके पहले कि मैं कुछ बेसिक चैप्टर, कोई स्टार्टिंग चैप्टर शुरू करूँ केमिस्ट्री का 12th क्लास का, कुछ बेसिक बातें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करते, ठीक है ना. कुछ बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस करते, सो दैट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द फर्दर कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्दर चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री. सो स्टार्ट करते हैं. कुछ एक बात हमेशा ध्यान में रखो, हार्डवर्क के सिवा कुछ मिलने वाला है नहीं. चाहे जो भी सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे ऐसा लग रहा है कि अपन घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो आज भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, जिनकी पढ़ाई, जिनकी स्टडी अच्छी तरह से शुरू है. रिमेंबर दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, JEE और MHT CET एग्जाम. दीज आर नथिंग बट नेशनल लेवल एग्जाम आल्सो. No doubt MHT CET is Maharashtra level, but remaining that is NEET and JEE are national level exam. अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारा कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है तो तुमको किस लेवल तक कंपटीशन की प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो बाय कीपिंग दैट थिंग इन योर माइंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडी. डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना. चाहे जो भी हो, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड वी हैव टू स्टार्ट द स्टडी, ठीक है ना. आई होप बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ईयर मीन्स जूनियर कॉलेज 11th क्लास के अंदर भी बहुत सारी पढ़ाई की होंगी. जस्ट मैं कुछ टॉपिक्स का रिवाइज करना चाहता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द फर्दर चैप्टर्स. ओके, केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक बातों को कवर करता है चैप्टर, ठीक है ना. We know that the simple definition of bond. How can we define bond? Can we define the bond? Bond is nothing but the forces of attraction between two atoms. दो एटम के बीच में का एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड. जैसा फॉर एग्जांपल हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो ये अपनी ऐसी ओपनिंग होती है, बात करने की शुरुआत होती है. तो वैसे ही जब अपन कोई कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, सो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की बनी. दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स वी हैव टू नो. क्लियर. सो थोड़ा सा आज अपने को सेशन के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अपने को डील करना है आज, वो है व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, देन ऑक्टेट रूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स, ठीक है. सो बॉन्डिंग का डेफिनेशन मैं तुमको बताया, इट इज़ नथिंग बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप, ठीक है ना. सपोज आई कंसिडर Na+ एंड Cl-, दीज आर द टू अपोजिट चार्जेस. इनके अंदर तो पूछो ही मत, अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछो ही मत, बिकॉज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग. अपोजिट चार्जेस के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आता वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग के कंपेयर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता. यही कारण है ना कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता एज कम्पेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड. इन जनरल कंसेप्ट है, ठीक है ना. एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया अपन, जस्ट लाइक द डायमंड, तो वो बात अलग है. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कुछ 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, वो एक्सेप्शन बात को मैं छोड़ रहा हूँ 1 मिनट. तो जनरल कंसेप्ट ऐसा है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट पेक्षा जास्त असते, बराबर है. For understanding of the topic, I am using mixing all of the language, that like I am using English, Hindi or Marathi in sometimes. So as per our convenient, we can use no bonding, such type of. No doubt we are discussing about bonding, but अपने पर कोई bonding नहीं है. We can discuss as per the understanding of the topic. Well, तो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये Na+ और Cl-, तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आएगा. सो तुमको डेफिनेशन याद हो गई होंगी. व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड? इट इज़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. बट सवाल पैदा ये होता है, प्रश्न ये आए, वाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म, बॉन्डिंग बनती क्यों है, दैट इज द मेन रीज़न, ठीक है ना. सिंपल अँड द स्ट्रॉंग आन्सर इज द स्टॅबिलिटी. एका शब्दात म्हणजे स्टॅबिलिटी.
बराबर है। केमिकल रिएक्शंस क्यों होती, 10th क्लास के अंदर तुमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े होंगे, 9th क्लास के अंदर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कहीं तो भी केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, एसिड और बेसिस की, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, अपन ने पढ़े रिएक्शन। मैं पूछता हूँ रिएक्शन होती क्यों, है ना, वाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, द आंसर इज ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, सो जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, डेट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। जैसे इसके नाम से अपने को समझ में आता है, ऑक्टेट शब्द का जो मीनिंग होता है, मतलब ये 8 से रिलेटेड है। क्या 8? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 8? 8 ही क्यों लेकर बैठे? 8 आंकड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि इसका अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट मुहूर्त है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है, लक्षात ठेवा। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, शेवटचे ऑर्बिटलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, इट इंडिकेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब वो जो पर्टिकुलर एटम है वो नोबल गैसेस के जैसा बनना चाहता। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों के सपने रहते हैं, किसी का सपना रहता है मैं इसके जैसा बनूं, किसी का सपना रहता है मैं अंबानी जैसा बनूं, किसी का सपना रहता है मैं कोई हीरो जैसा बनाऊं, हीरोइन जैसा बनूं, मतलब वो उनके लिए आइडल रहते हैं। तो वैसे ही दूसरे एटम के लिए आइडल जो आते हैं वो आती है नोबल गैसेस। वाई? बिकॉज वी थिंक दैट दे आर स्टेबल एंड एक्चुअली दे आर स्टेबल। ठीक है ना, एक्चुअली दे आर स्टेबल। सो दूसरे जो एटम रहते हैं उनकी यही कोशिश रहती है, ये ट्राय करते हो की उनको नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाए, म्हणजे त्यांचे शेवटच्या शेलमध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन किती पाहिजे? 8 इलेक्ट्रॉन पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी ते काय करतात? 8 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। I repeat, either lossing of electron or gaining of electron or mutual sharing of electron in order to get 8 electron in its valence shell, that is called as octet rule. So why we consider the octet rule? For the better stability. Why we consider the better stability? Because we know that noble gases are stable. ठीक है ना, जनरली नोबल गैसेस कैसे रहते हैं? स्टेबल रहते हैं, और वो रिएक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो दूसरे एटम की यही चिंता रहती है कि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी बना दूँ। ठीक है ना, ये मेटल है, आई कंसिडर द सोडियम वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है बस। अब वो उसके पास दो ऑप्शन देते हैं अपन, आइदर या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत बड़ी बात हो जा रही है ना, बहुत मुश्किल काम है। सो द इजी थिंग इज डैट सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगा दो, जैसे उसने लॉस किया इट गेट कन्वर्टेड टू Na+। अब नाव आई कन्सिडर द Cl, हे पण खूप रिएक्टिव्ह आहे, कारण त्याच्या शेवटच्या शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहे? 7। याच्या जवळ पण दोन ऑप्शन आहे, आयदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करो नहीं तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करो। नहीं नहीं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो द सिंपल थिंग इज डैट इट कैन ईजिली गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एंड एज सुन एज गेट 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्टेड टू 288। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एरागॉन। ठीक है, बॉन्डिंग अलग अलग टाइप की रहती है, जस्ट लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे एक आती है सिग्मा बॉन्ड, एक आती है पाई बॉन्ड। अब वो सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, एक बात याद रखना कि अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड आ रही है तो डेफिनेटली सिग्मा होंगी। दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड आ रही है तो डेफिनेटली सिग्मा होंगी। दो एटमचे मधात जर दोन बॉन्ड येत असेल, बराबर है कि नहीं, अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड आ रही है तो बॉन्ड उसमें से एक सिग्मा रहेंगी और एक पाय रहेंगी। ठीक है ना, आणि जर 3 बॉन्ड असेल तर त्यातून एक सिग्मा आणि 2 पाय असेल। ठीक, एक और टाइप की बॉन्डिंग है, डेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्डिंग, एंड लास्ट वन इज मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, इनके और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सो जस्ट रिकॉल डैट आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एज वेल एज मेटेलिक बॉन्डिंग। सिंपल अगर अपन बात करें तो आयनिक बॉन्डिंग मतलब क्या? दो आयन्स के बीच में, कटायन एनायन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग द फॉर्म दिस फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ये थोड़ी सी अलग टाइप है, ये थोड़ा हटके जिसको अपन कहते हैं ना, दैट इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, कैसा समझना है उसको, सपोज दो फ्रेंड है, एक के पास 1 रुपया है, दूसरे के पास 1 रुपया है, वो दोनों ने अपने पैसों को शेयर किए, दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्डिंग।
ये बॉन्डिंग कौन सी हो गई, कोवैलेंट। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसी होंगी, दो फ्रेंड है, इसमें से एक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और एक के पास 2 रुपये है, उन्होंने भी शेयरिंग की, उन्होंने भी कुछ खाए पिए, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन एक ही फ्रेंड का था एक्चुअली देखे तो, बट दे कंसिडर डैट नहीं चलो आज भी हम दोनों ने मिलकर खाए, बट एक्चुअली कंट्रीब्यूशन कितने लोगों का था, एक का ही था। तो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या होता, एक एटम अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है और दूसरा एटम अपना एक भी इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर तुमने वाटर ली तो वाटर में ऑक्सीजन के पास आते इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ज्याला अपन म्हणतो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये H+ अगर तुमने लिए, क्या लिए H+, तो H2O H+ के साथ कंबाइन होकर बनाता है H3O+, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये एक टाइप की बॉन्डिंग है, डेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हे पण खूप जास्त स्टेबल असते कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पण लक्षात ठेवा सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आती है डेट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। सो ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। एज यू नो डैट सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम पर प्लस चार्ज आया है, क्लोरीन ने गेन किया उस पर माइनस चार्ज आया है, उनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना। सो लक्षात ठेवा डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। इट एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स और कॉल्ड एज कैटायन्स एंड एनायन्स। कोवॅलेंट बॉन्डची डेफिनेशन पण माहिती आहे तुम्हाला, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देता घेता, एक ने दिया दूसरे ने लिया, जैसे यहाँ पर एक हैंड दिख रहा है तुमको, इमेज दिखाई दे रही है, डेट इज कॉल्ड एज कोवॅलेंट बॉन्ड। सो इट इज ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एज यूजुअल अपने इससे पहले डिस्कस हुआ, डबल बॉन्ड भी हो सकती, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती। और मैंने तुमको एक बात ये बताया कि डबल बॉन्ड के बीच में अगर बॉन्डिंग है, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग है डबल बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा रहेंगी, एक पाई रहेंगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा रहेंगी, दो पाई रहेंगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल विल डिस्कस वन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शनल व्हाइल आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स के अंदर तुमने एक कंसेप्ट पढ़े होंगे लाइंस का, ठीक है ना, एंगल्स का, यानी जिनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप ज्योमेट्री आता है, ठीक है ना। तो वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स को कुछ शेप मिलते हैं। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर शेप के कंसेप्ट नहीं आते। जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगुलर, सो दीज आर सपोज टू बी ज्योमेट्री और शेप्स, ठीक है। शेप्स और ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क है, शेप्स और ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क है। जो बच्चों को लोन पेयर के कंसेप्ट पता होंगे, तो लोन पेयर के कंसेप्ट म्हणजे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट डालने के बाद शेप का कंसेप्ट आता है। नॉर्मली अगर सिंपल स्ट्रक्चर अपन बात करें, जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक स्क्वायर प्लेनर, तो इनको तुम ज्योमेट्री बोल सकते। ऑक्टाहेड्रल, दीज आर सपोज टू बी ज्योमेट्री, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम उनके अंदर लोन पेयर डालते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उनसे उनके अलग अलग टाइप के शेप्स बनते हैं। तो शेप्स और ज्योमेट्री में थोड़ा फर्क है। लोन पेयर डालने के बाद शेप आते, वैसे नॉर्मली ज्योमेट्री के बारे में अपन बात करते हैं। तो जब भी अपन कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उनके कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप्स आते हैं, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री आती है, म्हणजे त्यांचा डायरेक्शनल नेचर एग्जिस्ट करते, ठीक है ना। जैसा कोई कंपाउंड लीनियर रहेगा, कोई कंपाउंड ट्रायंगुलर रहेगा, कोई कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर रहेगा, सो दीज आर सपोज टू बी डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शनल म्हणजे त्यांची कोणतीही डायरेक्शन नसते, जस्ट लाइक NaCl, उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं रहती NaCl की, वो एक सिंपल आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्सेस आते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द सुना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अपोजिट चार्जेस के बीच में, आयंस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर डिफरेंस, इसके लिए तुमको थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना चाहिए। अपन नेक्स्ट एक आधे वीडियो के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको कहते हैं। सो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बीच में का डिफरेंस, आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते, कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक के कंपेयर में थोड़े कम स्टेबल रहते। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड का कम आता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड और मोर सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल, कोवैलेंट कंपाउंड कम सॉल्युबल रहते हैं। बेंजीन के अंदर सॉल्युबिलिटी, एक कंसेप्ट तुमने सुने होंगे, डेट इज कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड
आयनिक कंपाउंड अगर रहा तो पानी के अंदर सोलूबल आता, और ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलूबल रहा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलूबल आता। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर H2O के अंदर सोलूबल रहते, ठीक आहे ना, और कोवॅलंट कंपाउंड ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट म्हणजे त्यांची एक एग्जांपल है बेंजीन, यात जास्त सोलूबल असते, ठीक है। डायरेक्शनल नेचर, जैसे मैंने तुमको बताया कोवैलेंट कंपाउंड का आता है डायरेक्शनल नेचर, ठीक है ना। ये भी तुमको थोड़ा सा एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर तुमको ओवरलैपिंग वगैरह पर डिस्कशन है, SS SP PP ओवरलैपिंग, ठीक है। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने रहते हैं, सिंपल कंसेप्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, 6 कार्बन एटम 6 हायड्रोजन एटम, जिथे येथे सिंगल बॉन्ड आहे तिथे सिग्मा, और जिथे डबल बॉन्ड है तिथे एक सिग्मा एक पाई। सो जैसे यहाँ पर काउंट करें तो इसके अंदर पाई बॉन्ड तुमको 3 दिख रहे हैं और टोटल सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं 12। काउंट करके देख लो, स्ट्रक्चर निकालो एक बार और फिर से चेक करो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी मैंने डिस्कशन किया, इसके अंदर अनइक्वल टाइप की शेयरिंग होती है, डेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लाइक दैट। यहाँ पर ये देखो अमोनिया है H+ के साथ कंबाइन हो रहा है, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स वाई H+ ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करा, और अमोनिया में नाइट्रोजन ने अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करा, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली अनदर एग्जांपल वाटर की और H+ की अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सून विल पोस्ट अ लेक्चर ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ 12th क्लास, तो जो बच्चों को अगर कुछ डाउट्स है तो डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और जब कॉलेज ओपन होगा, जब रेगुलर टीचिंग शुरू होंगे, तब अपन रेगुलर डिस्कस भी कर सकते हैं, बट फिलहाल तो ऐसे शुरू रहेगा। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग डाउट डाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।